प्रिय विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित रचना के आधार पर वाक्य भेद इस व्याकरण विभाग के उपघटक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और इसलिए हमें कुछ बातों को समझना आवश्यक है। मनुष्य एक समाजशील प्राणी है और सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि वह अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कई माध्यमों का सहारा लेता है। वह माध्यम मौखिक हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं या सांकेतिक भी हो सकते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी सजीव सृष्टि है, यह सभी अपने विचारों और भावों को अलग अलग माध्यमों से अभिव्यक्त करती है। लेकिन अगर हम देखेंगे, पशु पक्षी कोलाहल करते हैं। कई बार वह अपना क्रोध, अपना हर्ष या अपने भय को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनके इस कोलाहल को हम भाषा नहीं कह सकते, वह उनके लिए बोली होती है। मनुष्य एक समाजशील प्राणी है और उसके द्वारा अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए वो जिन माध्यमों को अपनाता है, जिन माध्यमों का वो सहारा लेता है, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है या दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा में वर्ण, शब्द, पद या और वाक्य होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। मनुष्य को जब भाषा का ज्ञान नहीं था, जब वो सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, और उसने जब अपने आसपास देखा तो उसे अपने जैसे कई लोग दिखाई दिए। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने मन की जिज्ञासा को बताने के लिए उसके मुख से कई अस्फुट ध्वनियाँ निकली। इन्हीं अस्फुट ध्वनियों को चिन्हांकित किया गया और इन्हीं चिन्हांकित ध्वनियों को वर्ण कहा जाने लगा। यानी भाषा की लघुत्तम इकाई या ध्वनियों की लघुत्तम इकाई वर्णों को कहा जाने लगा। यानी वर्ण जो है वह भाषा की लघुत्तम इकाई है। उसके बाद इन्हीं वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बने और इन शब्दों को जब वाक्यों में प्रयुक्त किया जाने लगा तो इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त करने के बाद उन शब्दों को ही पद कहा जाने लगा। यानी जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब हम उन्हें पद कहते हैं। यहाँ पर वाक्य में जब पदों को लिखा जाता है, जोड़ा जाता है, तब पदों का क्रम निश्चित होना आवश्यक है, पदों का व्यवस्थित क्रम होना आवश्यक है और सार्थक रूप होना वाक्य में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जब निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप जो होता है वही वाक्य कहलाता है। जैसे कि वाक्य दो शब्दों का हो सकता, यानी दो पदों का हो सकता है, एक पद का भी हो सकता है या कई पदों का भी वाक्य हो सकता है। जैसे कि हम कहेंगे धन्यवाद। धन्यवाद यह एक ही पद है, लेकिन वह सार्थक भाव को अभिव्यक्त करता है। उसका एक व्यवस्थित क्रम है जो हमारे द्वारा हमारे भाव को अभिव्यक्त करने में वो सक्षम है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कि तुम जाओ। यहाँ पर तुम जाओ सिर्फ दो ही पदों का यह वाक्य है, लेकिन इनका क्रम जो है वह सार्थक है, व्यवस्थित है, जिससे कि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। वाक्य के गुण होते हैं। वाक्य अर्थवान होना चाहिए, सही अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्य होना चाहिए, व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ वाक्य होना चाहिए, वाक्य के अंतर्गत पूर्णता या समर्थता होनी चाहिए, हमारे विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने में वह समर्थ होना चाहिए और हमारे विचारों को बताने में वह सक्षम होना चाहिए। इस तरह का वाक्य होता है। और आज हम इसी वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं यह जानेंगे, क्योंकि वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर वाक्य भेद और एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित
रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन कौन से होते हैं इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य जो है सरल वाक्य, दूसरा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य और तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। इन रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों का अध्ययन करने से पहले हमें वाक्य के अंग कौन कौन से हैं इसका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य हम किसे कहेंगे? तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, कर्ता या उसके लिए प्रयुक्त विशेषण जो होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब इन परिभाषाओं को हम उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण क्रमांक 1 है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हमने उद्देश्य की परिभाषा देखते हुए यह देखा कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है वह जो कर्ता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए बच्चे उद्देश्य हैं। और साथ साथ हमने यह देखा कि कर्ता के लिए प्रयुक्त विशेषण जो होता है वह भी उद्देश्य कहलाता है, यानी कर्ता के लिए प्रयुक्त विशेषण और कर्ता दोनों मिलकर वाक्य का उद्देश्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ यह जो है बच्चों के लिए प्रयुक्त विशेषण है और इसलिए कुछ बच्चे यह इस वाक्य का उद्देश्य है। विधेय की परिभाषा देखते हुए हमने देखा कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह उस वाक्य का विधेय होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे यह इस वाक्य में उद्देश्य है और उन बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि वे खेल रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में वे खेल रहे हैं यह विधेय है। उदाहरण क्रमांक 2 को लेकर समझते हैं। रात को आने वाली गाड़ी सुबह तक नहीं पहुंची। इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? रात को आने वाली गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है, यानी रात को आने वाली गाड़ी यह इस वाक्य का उद्देश्य है और सुबह तक नहीं पहुंची ऐसा इस गाड़ी के बारे में कहा गया है, इसलिए यह विधेय है। उदाहरण क्रमांक 3, उसके चाचा जी अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। अगर हम सीधा देखें तो यह समझ में आएगा कि चाचा जी इस वाक्य का कर्ता है, लेकिन उसके यह चाचा जी के लिए प्रयुक्त विशेषण है और इसलिए उसके चाचा जी यह इस वाक्य का उद्देश्य है और अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं यह इस वाक्य में विधेय का काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद में से पहला भेद हम देखेंगे कि कौन सा है। तो पहला भेद है सरल वाक्य या जिसे हम कहेंगे साधारण वाक्य। परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं परंतु क्रिया और विधेय एक ही होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो सरल वाक्य होते हैं इनमें कर्ता जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया जो है सभी कर्ताओं के द्वारा एक ही क्रिया होनी चाहिए, तब वह वाक्य सरल वाक्य होता है। उदाहरण क्रमांक 1 में हम देखते हैं बस रुकी। यहाँ पर बस जो कर्ता है उद्देश्य है और रुकी रुकना यह क्रिया है, यानी यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, या हम कहेंगे कि एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए यह वाक्य सरल वाक्य है। इंदु को पुस्तकें दो। इंदु यह जो है इस वाक्य का उद्देश्य है और पुस्तकें देने की एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए यह सरल वाक्य है। मोहन और सुरेश ने चोर को पीटा। परिभाषा में हमने देखा कि सरल वाक्य में कई उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होनी चाहिए। यहाँ इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि मोहन और सुरेश यहाँ पर यह दो उद्देश्य है, यानी दो कर्ता है, लेकिन इन दोनों के द्वारा चोर को पीटना ये एक ही क्रिया हो रही है और इसलिए यह वाक्य
सरल वाक्य है, या इसे हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। अगला रचना के आधार पर वाक्य भेद हम देखेंगे। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक द्वारा जोड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा को हम समझते हैं कि यहाँ पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, यानी सरल वाक्य अपने आप में परिपूर्ण होता है, उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और ऐसे दो सरल वाक्य जिन समुच्चय बोधक योजक द्वारा जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उपवाक्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उपवाक्य हम किसे कहेंगे? किसी बड़े वाक्य का अंश जिसका अपना उद्देश्य और विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य में अपना एक उद्देश्य होता है और अपना विधेय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं जिसके द्वारा संयुक्त वाक्य या दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है? तो वे है तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा, अतः, या, नहीं तो आदि शब्द समुच्चय बोधक योजक कहलाते हैं। उदाहरण क्रमांक 1 को हम देखते हैं। रमेश ने अपना काम किया और वह अपने घर चला गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जो है और उससे जोड़ा गया है। रमेश ने अपना काम किया, इस सरल वाक्य को हम देखेंगे तो इसमें रमेश करता है और अपना काम किया, यह एक विधेय है, यानी यह सरल वाक्य अपने आप में परिपूर्ण है। वह अपने घर चला गया, यहाँ पर वह उद्देश्य है, अपने घर चला गया यह विधेय है, यानी यह दोनों वाक्य अपने आप में परिपूर्ण है और इन दो उपवाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाया गया जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। लोगों ने देखा और हैरान रह गए, इस वाक्य में भी और इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी, इस वाक्य में भी और इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा दो सरल वाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। तुम देवी हो पर तुम में त्याग नहीं है, इस वाक्य में पर इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा इन दो सरल वाक्यों को जोड़ा है और यह इसलिए संयुक्त वाक्य है। उदाहरण क्रमांक 4 है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे। इस उदाहरण में और इस समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया और इन दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बना हुआ है। यहाँ पर और शब्द से पता चलता है कि यह संयुक्त वाक्य है। उदाहरण क्रमांक 5। मछुए ने एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। यहाँ पर और शब्द से पता चलता है कि यह संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, कि हम किस तरह पहचानेंगे कि ये वाक्य कौन सा है? तो वाक्य में जब इसलिए, या, अन्यथा, और, तथा, अथवा, नहीं तो, किंतु, परंतु आदि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया हो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। यह संयुक्त वाक्य की पहचान है। विद्यार्थी मित्रों, इसे हमें याद रखना है कि जब भी हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित उदाहरणों में से रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानिए, तो उस वक्त आसान तरीका संयुक्त वाक्य को पहचानने का यह है कि उसमें दो सरल वाक्यों को इसलिए, या, अन्यथा, और, तथा, अथवा, नहीं तो, किंतु, परंतु इन समुच्चय बोधक अवयवों से अगर वो जोड़े हुए हो तो वहाँ पर सीधे सीधे संयुक्त वाक्य ही हमें लिखना है। अगला रचना के आधार पर भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की मुख्य पहचान यह है कि
कि उनमें जब, तब, जो ही, जितना, जहाँ, जैसा, जैसा कि, कैसा, यदि, यद्यपि, यदि तो, अगर, तथा, तथापि, क्योंकि, कि, जिन्हें आदि योजक अव्ययों में से किसी एक का प्रयोग होता है वहाँ मिश्र वाक्य होता है। परिभाषा में हमने देखा कि एक उपवाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और एक आसान तरीका मैंने आपको यह बताया मिश्र वाक्य को पहचानने का कि ये जो योजक चिन्ह है, योजक अव्यय है, जब, तब, जो ही, जितना, वहाँ, जैसा कि, कैसा, यदि, यद्यपि, यदि तो, अगर, तथा, तथापि, क्योंकि, जिन्हें आदि योजक अवयव अगर वाक्य में आपको दिखाई दे तो आपको वहाँ पर तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह मिश्र वाक्य है। लेकिन मिश्र वाक्य का उदाहरण हम देखते हैं कि जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। उदाहरण में हमने देखा कि एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उस प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। यहाँ पर जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, तब वर्षा हो रही थी, यह जो है वाक्य जब मैं घर से निकला इस वाक्य पर आश्रित है। यदि तुम आओगे तो हम चलेंगे, यहाँ पर यदि शब्द का प्रयोग हुआ है, यदि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। बबलू चाह रहा था कि वह किताबें उसे मिल जाए, यहाँ पर कि इस समुच्चय बोधक योजक अव्यय द्वारा इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। मछुआ और मछुई भविष्य की बातें नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। यहाँ पर क्योंकि इस शब्द का योजक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कांच की बनी थी। यहाँ पर जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है और इसलिए यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, यह तो है ही, लेकिन परीक्षा में जल्द से जल्द मिश्र वाक्य की अगर हमें पहचान करनी हो तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वाक्य में यदि, यद्यपि, यदि तो, क्योंकि आदि योजक अव्ययों का प्रयोग किया गया हो तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। इस तरह से आज हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का अध्ययन किया। परीक्षा के अंतर्गत जब भी हमें इस पर प्रश्न पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानिए, तो आपको उसे पहचानने में अब दिक्कत नहीं हो सकती, ऐसी आशा रखते हुए आज की इस तासिका को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।